तो देखिए, भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही नई घोटाले पर चर्चा हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार हमारी बातों का जवाब नहीं देती। जवाब में संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। बहस के दौरान कुछ मंत्री भी खड़े हुए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हंगामे के बीच बजट पढ़ना जारी रखा है और इसी नगरीय निकाय के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 16,744 करोड़। कमाल है, कमाल कमाल है, कमाल है। 30 करोड़ अधिक है। डिजिटल मध्य प्रदेश हमारा देश है, दुनिया का आईटी हब बन रहा है, तेजी से वृद्धि कर रहे आईटी क्षेत्र में व्याप्त असीम संभावना का हमारे प्रदेश के। तो देखिए, बीच हम देख पा रहे हैं कि सदन में भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हो गया है। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार हमारी बातों का जवाब नहीं देती। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। बहस के दौरान कुछ मंत्री भी खड़े हो गए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हंगामे के बीच बजट भाषण पढ़ना जारी रखा और इसी मामले में बातचीत करेंगे। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में शिवम शुक्ला है बीजेपी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। विधानसभा से सहयोगी संदीप मिश्रा लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, सबसे पहले आपका रुख करूंगी मैं। विधानसभा में लगातार हम देख रहे हैं हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप। बिल्कुल देखिए, विधानसभा में पूरा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला है। जैसे ही सदन शुरू हुआ ठीक 11 बजे तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बजट भाषण पढ़ना था, लेकिन उसके पहले से ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप ये था कि कल जिस प्रकार से जवाब दिया गया है नरसिंह घोटाले पर, उससे वो संतुष्ट नहीं है और झूठा जवाब है, सही जवाब चाहिए उनको। इस पूरे मामले को लेकर के सारे कांग्रेस के विधायक एकजुट हो गए। सदन में आसंदी के चारों तरफ उन्होंने घेरा बना करके और काफी देर तक शोर शराबा किया। इस बीच जब काफी समय बीतने चला तो उसके बाद फिर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण शोर शराबे के बीच में ही पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने वहीं पर आसंदी के तरफ बढ़ करके वहीं पर धरना दे दिया, यानी कि वहां पर जमीन पर बैठ गए गर्भगृह के अंदर। तो काफी शोर और वहां पर सरकार के विरोध में नारे लगाते रहे। पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की लगातार मांग करते रहे। अभी भी बजट भाषण लगातार चल रहा है और बजट भाषण के बीच लगातार कांग्रेस के विधायक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं उनका भाषण भी कोई ठीक तरीके से नहीं सुन पा रहा है। तो फिलहाल वहाँ पर गतिरोध लगातार बना हुआ है सदन में। पक्ष विपक्ष जो हैं तो दोनों के बीच में कहीं न कहीं विवाद की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के विधायक किसी भी सूरत में इस्तीफे के बगैर मानने को तैयार नहीं। वो लगातार पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन, संतुष्ट नहीं है कांग्रेस आखिर इस बजट से? आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, ठीक है। शिवम जी का रुख करूंगी। शिवम जी, कांग्रेस संतुष्ट नहीं है बजट से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस पार्टी के संतुष्ट होने अथवा असंतुष्ट होने का यहाँ पे प्रश्न नहीं। यहाँ पे प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जनता किस चीज, सरकार किन की नीतियों से संतुष्ट है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने, चाहे विधानसभा के चुनाव परिणाम हो अथवा उसके बाद लोकसभा चुनाव के परिणाम हो, जनता ने स्पष्ट किया है कि जनता का विश्वास, जनता की संतुष्टि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, हमने उस राजनीति की दिशा को परिवर्तित करके संतुष्टीकरण की राजनीति को देश में शुरू किया। पूरी तरीके से मध्य
प्रदेश की जनता की एक जो अटल आस्था है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ अनवरत बनी हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज यह है, यह विषय संसदीय परंपराओं का है। यह विषय इस प्रदेश के व्यापक लोकहित से जुड़ा हुआ है और जब प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री अगर अपना बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनको पहले तो बजट के विभिन्न पहलुओं को समझना चाहिए। बजट में कौन से प्रावधान हैं, कौन सी नीतियां हैं, किन वर्गों को टारगेट किया जा रहा है, कौन से परिवर्तन बजट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने दिखा दिया कि कंस्ट्रक्टिव जो अपोजिशन का जो कर्तव्य होता है कांग्रेस उसका निर्वहन करने में पूरी तरीके से अक्षम सिद्ध हो रही है। कल यह जहां तक नर्सिंग का विषय रहा, कल माननीय जो अभी हमारे वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री और चिकित्सा के मंत्री हैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी और जो पूर्व में मंत्री रहे थे उस विभाग के माननीय विश्वास सारंग जी, दोनों ने इस विषय पर बहुत गंभीरता के साथ और बहुत ही व्यापक विमर्श में भाग लिया और इस पर पूरे तथ्यात्मक जितने भी विवरण थे, जितने भी आरोप थे, उनका एक सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विधानसभा के इतिहास में 3.5 घंटे के करीब पहली बार किसी ध्यानाकर्षण के विषय पर चर्चा हुई। कांग्रेस लगातार उसका स्थगन प्रस्ताव के तहत मांग कर रही थी, लेकिन चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विधानसभा का जो एक मैनुअल है, जो उसका एक पूरी प्रोसीजरल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंतर्गत जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर स्थगन के तहत चर्चा नहीं हो सकती और उस स्थिति में विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से विषय सामने आया। उस पर माननीय विश्वास जी ने, माननीय डिप्टी सीएम साहब ने तमाम विषयों का बहुत विवरणपूर्ण जवाब दिया। हमने देखा उसमें उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की कि जो 66 कॉलेजेस जिनके बारे में सीबीआई ने जिनको अनफिट पाया उसमें से 40 की मान्यता लगभग कांग्रेस के शासनकाल में दी गई थी, लेकिन इसका हमने पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया। हमने कहा मान्यता किसी भी के शासनकाल में दी गई हो हम उसका पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करवाएंगे। कोविड का समय था, अधिकारियों की एक मानसिकता कांग्रेसी की जो सरकार थी उसके अनुरूप हो गई थी और उस स्थिति में कुछ छात्रों के जो कॉलेजेस थे वो इस प्रकार की स्थिति में पाए गए और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम माननीय न्यायपालिका के आदेश पर सीबीआई जैसी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था कर रही है, प्रदेश की सरकार उसमें सहयोग कर रही है, रजिस्ट्रार समेत तमाम लोगों को इसमें पूरी तरीके से सस्पेंड भी किया जा सका है। लेकिन बावजूद इसके इस पूरे विषय की आड़ लेकर के जो विषय कल विधानसभा में ही समाप्त हो गया, कांग्रेस मध्य प्रदेश के व्यापक हितों को ताक पर रख रही है। मध्य प्रदेश की सरकार की पूरी प्रतिबद्धता इस ओर है कि हम आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में जो गरीब कल्याण के हमारे कुछ प्रारूप थे उनको और आगे लेकर के जाए। हमने देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार थी जिसने आर्थिक नायाब मॉडल प्रस्तुत किया। हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, हमने मध्य प्रदेश में कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो कम करने का काम किया, हमने गरीब कल्याण के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकारों के साझा सहयोग के माध्यम से हमने इन तमाम दिशा में सार्थक प्रयास किया और उसमें एक उन्नति हासिल की। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जितने भी सोशल इंडिकेटर्स होते हैं उसमें लगातार मध्य प्रदेश ऊपर जाता हुआ नजर आया। हमने देखा कि मध्य प्रदेश का टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 12% के आसपास बढ़ गया। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहा है और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय कांग्रेस के शासनकाल में कभी 14,000 रुपए हुआ करती थी, वह कल की ही कई महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों की रिपोर्ट है कि लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पहुंच चुकी है। तो यह तमाम चीजें जितने भी डेवलपमेंटल और सोशल इंडिकेटर्स हैं, मध्य प्रदेश की सरकार उसको सामने रख रही है, प्रदेश की जनता उस पर विश्वास कर रही है और प्रदेश की जनता इन परिवर्तनों को बहुत नजदीकी के साथ महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने भी अपने सोशल स्कीम्स हो सकते थे उसके माध्यम से प्रयास किया कि आम जनजीवन को एक सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए, चाहे उनके स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना हमारी केंद्र की सरकार की हो, उज्ज्वला जैसी योजना हो, राशन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, उनके घरों में जो शौचालय है उसकी व्यवस्था हो, अथवा नल जल के माध्यम से पानी की व्यवस्था हो, उनके शिक्षा के लिए सीएम राइज और ये जो पीएम श्री एक्सीलेंस स्कूल खोलने की बात चल रही है। तो यह तमाम चीजें बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। हम इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी विंध्य एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवेज की बात की जा रही है। युवाओं के कौशल विकास के लिए हमने देखा कि अभी उस पर वित्त मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत एक चित्रण प्रस्तुत किया और आने वाले वक्त में जब हम बजट को पढ़ेंगे तमाम चीजें हमारे सामने निकल करके सामने आएंगी। कांग्रेस को अगर उस बजट के बिंदुओं के आधार पर चर्चा करनी होती, वहां पर इनके विधायक बैठते, उन बिंदुओं को लिखते और अगर उसमें कोई कमी नजर आती उसके पश्चात विधानसभा के पटल पर उसकी विवेचना पूर्ण तरीके से अपनी बात रखते तो शायद विधानसभा की कार्यवाही का कोई कंस्ट्रक्टिव अर्थ निकल पाता। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है वह किसी भी रूप में विधानसभा का सामना करने के मूड में नहीं और पूरा उनका एक एक्सपोजर जनता के सामने हो चुका है और यही कारण है कि आज इस प्रकार से व्यवधान और विघ्न उत्पन्न करके अपने आप को संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आनंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संदीप का रुख करेंगे। संदीप, यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार नर्सिंग घोटाले का मुद्दा सदन में गूंजता हुआ नजर आया।
कांग्रेस की तरफ से यही मांग थी कि विश्वास सारंग का पद जो है वो हटा देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लगातार हमने देखा कि सदन में भारी हंगामे के बीच जगदीश देवड़ा जो हैं वो बजट पेश करते हुए नजर आए। बिल्कुल देखिए, इस बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपना होमवर्क किया है और जो कांग्रेस के सूत्रों से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, तो ये सदन भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी कि ये कहें कि प्रदेश की मोहन सरकार के लिए शांत रहने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जमकर होमवर्क किया है एक एक विषय पर। अभी सबसे बड़ा इनके पास मुद्दा अगर हम बात करें तो नरसिंह घोटाला है। उसके बाद अलग अलग विभागों की भी इन्होंने डिटेल जुटाई है, जिस प्रकार से, क्योंकि प्रदेश में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब 19 साल से मध्य प्रदेश में है। बीच में अगर 15 साल का कार्यकाल कालखंड हम छोड़ दें कांग्रेस पार्टी का, तो उसके बाद सिर्फ सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार रही है। और इस दौरान बहुत सारे घोटालों के आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार लगाए जाते रहे। और इस बार कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में उतरी है विधानसभा में। लगातार वो विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की है और जो पूर्व मंत्री भी हैं तो उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि आपके पास जो पूर्व में जो विभाग थे, जो जिम्मेदारियां थी, तो आप उनकी डिटेल और जानकारियां हासिल करें और फिर उसके बाद विभागवार आप पूरे मामले में राज्य सरकार को और उसके मंत्रियों को घेरने का प्रयास कीजिए। तो उसकी वानगी आपने देखा, आज तीसरा दिन है। आज तो हालांकि क्योंकि बजट सत्र है, आज का जो बजट का दिन है, तो आज इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 2 दिनों तक लगातार विवाद चला नरसिंह मामले पर, लेकिन जिस प्रकार से भी आज देखने को मिला नेता प्रतिपक्ष की जो रवैया रहा है, तो अगले कुछ दिनों तक कुछ इसी प्रकार से बने रहने की स्थिति लगातार नजर आ रही है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सदन इस बार हल्के में नहीं जाने वाला है। इस बार कांग्रेस पार्टी जम के विपक्ष को यानी कि सरकार को कांग्रेस पार्टी जम के घेरने जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। आनंद जी, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जी, सुन पा रहे आप मुझे? जी जी जी, बीजेपी का आरोप तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी कांग्रेस कर रही है। अभी बजट में तुष्टीकरण कहाँ आ गया मैडम? जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ शिवम शुक्ला जी हैं, उन्होंने कहा है कि मुद्दे नहीं बचे हैं। नरसिंह घोटाले का मुद्दा कांग्रेस की ओर से लगातार उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बजट पेश करके संतुष्टीकरण कर दिया है कांग्रेस को। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो नरसिंह घोटाले में जिन स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है जी, और जितना भ्रष्टाचार नरसिंह घोटाले में हुआ है, तो उसकी भरपाई तुष्टीकरण कांग्रेस कहां से करेगी? ये तो बीजेपी को सोचना है कि उन्होंने कितने युवाओं के जीवन को बर्बाद किया है नरसिंह घोटाले। तो इसमें कांग्रेस का तुष्टीकरण की तो बात ही नहीं है। आपके गलत कामों की वजह से प्रदेश की जनता भुगत रही है और उसके बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे। एक कमरों में आपने नरसिंह घोटाले को, नर्सिंग हॉस्पिटल को आपने परमिशन दी, तो स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा बनता है कि नैतिकता के आधार पे? तो बात तो नैतिकता की, चरित्र की बहुत करती है भारतीय जनता पार्टी, और जब काम करने का मौका आता है तब वो बात को डाइवर्ट कर देते हैं। तो हम अभी नरसिंह घोटाले की मांग कर रहे हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए। नहीं तो जो 66 में तो उसकी जांच ठीक से कराइए ताकि लोगों का भविष्य बच सके। 15 महीने के कार्यकाल में तो कांग्रेस कहाँ गलत है इसमें? उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उन पर किसका इस्तीफा आप मांग रहे हैं, पहले ये बताने का कष्ट करिए। और 2018 के बाद से केंद्र सरकार ने संशोधन करके यह नियम आपको प्रदान किए थे कि प्रदेश में व्यवस्था लागू की जाए, प्रदेश के स्तर पर नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता दी जाए। और 18 से आपकी सरकार थी, 20 तक आपकी सरकार रही। इस दौरान जो 66 अनफिट कॉलेज पाए गए हैं, उसमें से 40 कॉलेजेस की मान्यता कांग्रेस के शासनकाल में दी गई है। यह कल विधानसभा के पटल पर यह विषय आया है, तो इस पर आपके नेता जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए बताने का आप कष्ट करिए। आनंद जी, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? जी जी, उन्होंने अपना प्रश्न रखा है, आप उसका उत्तर दे दीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी हमेशा पीछे की तरफ क्यों जाती है? अरे तो आप पीछे जाकर के बात कर रहे हैं। आपने क्या किया? सुन लीजिए पहले वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। जी आनंद जी, आपने क्या किया? आप हमेशा कांग्रेस की बात को टर्न कर रहे हैं। आप अपना तो देखिए कि 20 से 24 में आपने क्या एक्शन लिया, और वर्तमान में तो आपकी सरकार है। तो जांच चल रही है, जो दोषी है वो जेल की सलाखों में भी जा रहे हैं, नौकरी से भी हाथ धो रहे हैं। बात सुनिए, या तो आप बीच में इनको बोलने दीजिए या मेरे को बोलने दीजिए।
20 सालों से आपकी सरकार है, पॉलिसी मैटर में आपने क्या किया? पॉलिसी मैटर में आप हमारी कांग्रेस को क्यों केंद्र टारगेट कर सरकार रहे ने हैं? राज्यों को अरे आप शिवम जी, शिवम जी, प्लीज पहले बात सुन लीजिए, आनंद जी की बात सुन लीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। जी आनंद जी, पूरी बात कीजिए आप अपनी। जब 20 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी तो 18 महीने की सरकार रही जी, और अभी भी आपकी सरकार है, तो इसकी जवाबदेही तो आपकी बनती है ना। 18 महीने में कांग्रेस क्या क्यों किया बाल को टर्न करते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जी, वो 18 महीने में जी। क्या किया इनको बता दीजिए। ये 18 18 महीने में की आपने सरकार तो रही, आपकी किसानों का सरकार कर्जा में। माफ किया, जो मैक्सिमम काम कर सकते थे उस टाइम ड्यूरेशन में, और 18 महीने में भी एक्चुअली 5 महीने तो कोरोना में चले गए, 13 महीने तो मिले थे। तो आज जो हमने गुंडागिर्दी खत्म की प्रदेश में, किसानों का कर्जा माफ किया, एमपीईबी के बिजली के बिल कम किए, तो ये तो जनता ने देखा है। पर इनके कार्यकाल की तो बात कीजिए आप, क्या 20 साल में आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीजें? आपने युवाओं का युवा भविष्य बर्बाद कर दिया नर्सिंग घोटाला और नर्सिंग कॉलेज के नाम पे। ई टेंडरिंग घोटाला आपके समय में हुआ, डंपर घोटाला आपके समय में हुआ। तो जी शिवम जी, क्या होगा? और ये खुद भ्रष्टाचार करके कांग्रेस की बात करते हैं। अब देखिए, जी ठीक है, मैं बिल्कुल इसका ठीक जवाब दे है। देता हूँ। शिवम जी, अभी आरोप लग रहा है घोटालेबाजी का। मैं बता देता हूँ। अभी वर्तमान में इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राजनीतिक रूप से कितने अपरिपक्व हैं हमको याद होगा। कांग्रेस की सरकार थी, नेता प्रतिपक्ष जो आज वर्तमान में आप ये हेमंत मत सिंह बताइए, जी। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आप हमारे नेताओं की कमी मत बताइए, आपकी उपलब्धि बताइए। आप हमारी आपने 20 साल में क्या किया? आनंद जी, अगर आपको उपलब्धियां देखनी हो तो मैं आपको हमारी सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व जो पूरा अपना एक 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड माननीय अमित शाह जी के हाथों विमोचन करवाने के पश्चात प्रस्तुत किया गया था, वो आपको प्रेषित कर दूंगा। आपको अगर जानना है तो जिस प्रदेश का बजट 73,000 करोड़ रुपए था, उसको लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हम लेके गए हैं और आने वाले वक्त में आगे ले जाने का काम करने वाले हैं। तो हमें आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। जिस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 14,000 रुपए थी, आज 1,45,000 रुपए है, तो यह हमने हासिल किया। जिस प्रदेश में 5,000 किलोमीटर सड़कें थी, वहां पर 5 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क बिछाने का काम। जिस प्रदेश में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, वहां 60,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की। ये तमाम चीजें हमने हासिल की है। कृषि का रकबा हो, प्रदेश में महिला छात्रों का ड्रॉप आउट रेशियो हो, पुरुषों का ड्रॉप आउट रेशियो हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो जो 5 से लगभग 35 पहुंच गए। यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हैं, यह आपको जाननी चाहिए। दूसरा जो आपने विषय रखा भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी का, तो उमंग सिंगार तो तब तो चिल्ला करके कहा करते थे कि हमारी ही पार्टी में दिग्विजय सिंह हैं जो शराब माफिया हैं, जो रेत माफिया हैं, उनके संरक्षण में इस प्रकार के तत्व अपना काम करते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो बोलिए, आपको फोन पे चला देता हूं। अपनी बात कीजिए ना। नहीं, अपनी बात, अगर आप आरोप लगाने की नैतिकता आपके पास तब होगी अगर उमंग सिंगार पहले दिग्विजय सिंह से पहले जवाब ले ले। आज आप तब नेता प्रतिपक्ष थे, उनके पैरों में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आप उनके पैरों में जाके गिर गए, और उससे पहले आप उनको सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का माफिया कहा करते थे। तो क्या प्रदेश की जनता आपसे जानना नहीं चाहेगी कि आपके विचारों में इतना जल्दी परिवर्तन कैसे आ गया? और यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश की जनता जवाबदेही चाहती है कांग्रेस पार्टी से कि सदन में जो जनता का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है वह किस प्रकार से। और ये बयान आप सुनिए उमंग सिंगार का। के अंदर घोषित रूप से पार्टनरशिप है। कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह शराब का धंधा कर रहे हैं, शराब का धंधा करवा रहे, रेत का धंधा करवा रहे, वो खुलेआम पैसा लूटने में लगे। ये मध्य प्रदेश सरकार को लूट रही है। सरकार आम जनता की है, ये सरकार आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, किसी दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं है। एक और फाइनल सवाल ये है कि आपने कहा बहुत सारे स्कैम्स सरकार की नीतियों में आप दखलंदाजी करते हैं दिग्विजय सिंह जी। इस प्रकार से आप पर्दे के पीछे से अपने लोगों को बिठा के अवैध धंधे करवाते हैं। किस तरह के अवैध धंधे? शराब का धंधा अभी जिले में अधिकारी बिठा रखा है इन्होंने धार में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत अब सड़कों पर आ चुकी है। कांग्रेस के वन मंत्री उमंग सिंगार ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं दिग्विजय सिंह पे कि रिमोट के रूप में चला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आनंद जी, जब आप इस प्रकार के विषयों पर बात करते हैं तो पहले अपनी नैतिकता में झांक करके देखना चाहिए। आप अपने इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जवाबदेही हमसे चाहते हैं। ठीक है शिवम जी, आपने इन 20 सालों में क्या किया, उनका सिंपल सा आंसर है। मैं उसका जवाब मैं बहुत उसका सारगर्भित जवाब दे रहा हूं कि उनकी पार्टी ने क्या किया, मैं आपको बता लोगों ने क्या किया, वो बताइए। जिस प्रदेश में
प्रति व्यक्ति आय 14,000 रुपए थी, उसको हम 1.5 लाख रुपए तक लेकर के गए। जिस प्रदेश का बजट 73,000 करोड़ रुपए का था, ये जो नरसिंह घोटाले का मामला है ये क्यों उजागर हुआ? देखिए, मैं आपको दो चीजें स्पष्टता के साथ बताता हूँ। नर्सिंग मामले में हमें जो समझनी होगी, 18 से पहले इसकी मान्यता इंडियन जो नर्सिंग काउंसिल केंद्र स्तर पे होता है उसके द्वारा दी जाती थी। उसके पश्चात राज्यों को इसमें अधिकार दिया गया। तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने समिति नहीं गठित की और पूरा भ्रष्टाचार का सिंडिकेट डेवलप कर दिया। हमारी सरकार आई, हमारी प्रायोरिटी में उस समय पे यह था कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, नर्सिंग कॉलेज खुले और हमने उसी प्रक्रिया के तहत उस चीज को आगे बढ़ा दिया। क्योंकि कोविड का संकट था, मध्य प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बूस्ट की आवश्यकता थी। कांग्रेस सरकार ने कोविड संकट से निपटने के लिए कोई भी ऐसी तैयारी नहीं की थी और उस स्थिति में हमने उसको आगे बढ़ाया और उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने जो एक व्यवस्था डेवलप की थी पूरी भ्रष्टाचार की, जिसमें 40 कॉलेजेस की मैं बार बार बात करता हूं, उसमें 26 हमारे एंड से भी हो गए। हमारे प्रकाश में वो विषय आया कि इस प्रकार से इसमें गड़बड़ी है, तो तत्काल रजिस्ट्रार समेत उस विभाग के प्रमुख और बाकी लोगों को न सिर्फ सस्पेंड किया गया, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई और उसके पश्चात माननीय न्यायालय के संरक्षण में, उनके निरीक्षण में लगातार जांच चल रही है। एक के बाद एक दोषी सामने आ रहे और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। तो स्पष्टता के साथ हम बोल रहे हैं कि इसमें कहीं से कोई शंका अथवा सुबह नहीं है। और कल विधानसभा के पटल पर जब आपसे पूछा गया कि 40 कॉलेजेस की मान्यता कांग्रेस की ओर से दी गई थी, तो उस पर जवाब देने का काम इनके ओर से नहीं किया गया। ये उमंग सिंह नैतिक आधार रखते हैं। जिस दिग्विजय सिंह को शराब माफिया बोलते थे, जिस दिग्विजय सिंह को रेत माफिया बोलते थे, जिस दिग्विजय सिंह को सरकार की नीतियों में अनैतिक हस्तक्षेप की बात करते थे, उसके पैरों में जाकर के गिर गए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। तो यह लोग नैतिक आधार पर उतने गंभीर नहीं है, उन पर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती। तो ऐसे बचकाने नेताओं के विषय पर बोलना नहीं चाहता मैं। मध्य प्रदेश की जनता के व्यापक सरोकार इस बजट से जुड़े हुए हैं। प्रदेश की सरकार उन तमाम मूल्यों को जो हमारी आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ने वाला बजट लेकर के आई है। आनंद जी, जो वादा किया बीजेपी ने वो पूरा किया, ऐसा इनका कहना है। क्या बोल रही है? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, अब बोलिए। बीजेपी का पूरी बातों को मिलाकर उनका स्पष्ट कहना है जो हमने वादा किया वो अब तक पूरा किया। संकल्प पत्र की बात करें या जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जी, नहीं होता, ई टेंडरिंग घोटाला नहीं होता, नर्सिंग घोटाला नहीं होता। ये प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए हो गई। ये भी तो बताएं कि प्रति व्यक्ति कर्जा कितना बड़ा है। अरे तो कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो मैडम, इनको बीच में या तो इनकी बात इनको सुन लीजिए। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको नहीं मालूम है कितना बड़ा है? आप हमको मत सिखाइए इकोनॉमी। सुन लीजिए, आपको मौका दूंगी मैं बोलने का। जी, बात पूरी कीजिए आनंद जी अपनी। देखिए, प्रति व्यक्ति आय तो इन्होंने बता दी, प्रति व्यक्ति कर्जा भी तो बताए। कितना गुना कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया है प्रदेश पे जी डेवलपमेंट के नाम पे, और जो भ्रष्टाचार में पैसा गया है उसका भी तो हिसाब दे बीजेपी। बातें करने से क्या होता है, घोषणाएं करने से क्या होता है? 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, क्योंकि इनके घर का तो है नहीं पैसा, जनता का पैसा है। रिजर्व बैंक से कर्जा ले रहे हैं और लुटा रहे हैं लोगों को और उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उसकी बात तो भ्रष्टाचार की तो ये कर नहीं रहे। ई टेंडरिंग घोटाला, डंपर घोटाला, नर्सिंग घोटाला, इंदौर में भी नगर निगम में करीब 3,000 करोड़ का घोटाला है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप घोषणाएं बहुत अच्छी करो, बात बहुत अच्छी करो, बजट बहुत अच्छा लाओ, तो फिर देश की स्थिति कहां है? ये कम से कम 50,000 करोड़ का घोटाला है, तो ये 50,000 करोड़ कहां से आया? ये सिर्फ अपना ढोल पीटना है, इनको अपनी बातें करना है, लोगों को लुभाना है, जनता को गुमराह करना है। ना स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी है, ना आवागमन सुविधाएं सुधरी है, सब में टैक्स लगा है, सब में पेनल्टी लगी है, सब में जीएसटी में इन्होंने क्या पेट्रोल में राहत दी, डीजल में राहत दी, स्वास्थ्य सेवाओं में राहत दी, कहीं राहत नहीं दी। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ा दी है, पर सुविधाएं कहाँ है? जी, आज मेडिकल हॉस्पिटल्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सुविधाएं कहाँ है? आप जाइए ग्राउंड लेवल पे, आप आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आज बताइए 5 लाख रुपए में कौन सा इलाज होता है? ये जरा जमीन पे उतर के तो देखें, अपना ढोल पीटने से क्या होता है? ठीक है, ठीक है, आंसर ले लेते हैं। जी शिवम जी।
देखिए, जो सबसे प्राथमिक यह विषय है, इस पर अगर हम जाएंगे जी, कि आप इस बजट से इनको क्या दिक्कतें हैं, इसको अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने रेखांकित नहीं किया। यह लगातार वो जो रूटीन विषय उठाते रहते हैं, जनता जिनको खारिज कर देती है, उस पर ही बात कर रहे हैं। इस बजट में इनको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता का कोई अध्ययन नहीं है। दूसरा, इस पूरे बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करने से पूर्व भी बता दिया, 1 रुपए का भी टैक्स जनता के ऊपर बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि हमने पिछले वर्षों में ही देखा, हमारा जीएसटी कलेक्शन अन्य माध्यमों से हो, मध्य प्रदेश ने लगभग 12% के आसपास अपना जो एक पूरा रेवेन्यू कलेक्शन था उसको बढ़ाया था टैक्स से, जो हमारे पास राशि आती है। जवाब देना चाहूंगा मैं। अब आप शांति धैर्य धारण करिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय रहा, अभी ये जो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या 5 मेडिकल कॉलेजेस के साथ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर थी जो उनके दौरान था, अथवा आज जो 35 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, 5 लाख में कौन सा इलाज नहीं होता, 5 लाख में आपकी सर्जरी हो जाती है, 5 लाख में आपका एक मामूली सा ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसके अलावा भी प्रदेश की सरकार अन्य तरीके से सरकारी हॉस्पिटल्स में भी पूर्ण रूप में इलाज उपलब्ध है। और अगर जहां पे नहीं है वहां पे हम इसको भी सुनिश्चित करते हैं कि आयुष्मान के माध्यम से बेहतरीन प्राइवेट चिकित्सालयों में भी प्रदेश का आम नागरिक, देश का आम नागरिक जाकर के पूरे अधिकार भाव के साथ अपनी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकता है। तो यह कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो विषय जनता को छूते हुए निकल जाते हैं वह कांग्रेस उस पर बात ही नहीं करना चाहती है, और पूरी तरीके से अपनी इसी मनोवृत्ति, अपने इसी मनोभाव के कारण कांग्रेस को आज इस प्रकार की दुर्गति और संकट का सामना करना पड़ रहा है। आनंद जी, क्या दिक्कत है आखिर इस बजट से, बता दीजिए। देखिए मैडम, ये जो सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे जी, बराबर है, तो आज पिछले 10 या सालों में केंद्र की सरकार के द्वारा जो महंगाई थोपी गई, लगभग 50% महंगाई बढ़ी है। तो 1 रुपए की चीज 1 रुपए 50 पैसे हो गई, 50% उस पर 18% जीएसटी ले रहे हैं। अरे आप बताइए, किस संस्था के आंकड़े के आधार पर आप बोल रहे हैं? प्राइवेट संस्था है, सरकारी संस्था है, कोई एनजीओ है, किसके आंकड़े के आधार पर आप 50% महंगाई की बात कर रहे हैं? इस प्रकार की देखिए, बिना सिर पैर की बातों के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आप चैनल पे बैठते हैं तो आपके पास अपने तर्कों को तथ्यों से प्रमाणित करने का वो पूरा एक साहस होना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो देश की जनता आपका मूल्यांकन कर रही है और आपको जवाब देने का काम करेगी। ठीक है आनंद जी, मेरा प्रश्न ये है कि पूरे बजट में प्रदेश की जनता को महंगाई से कहां राहत दी गई, ठीक है, आंसर लेंगे। युवा में कहां राहत दी गई, उसका जवाब दीजिए। बाकी घुमाने फिराने से क्या होगा? शिवम जी, राहत नहीं मिल रही है आखिर जनता को इस बजट का ध्यान रखते हुए देखें तो? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम ये महंगाई और बेरोजगारी वाले विषय में ही चले जाएं तो मैं आपको इसका बहुत एक, ये इनके जैसे मैं आंकड़े नहीं उछालता, 50%, 100% कोई बात बोल रहे हैं, कहां का लेके आए, मैं आपको बताता हूं। अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे है कि देश में 3% की बेरोजगारी दर है, जो आज तक के रिकॉर्ड में सबसे कम है। दूसरा, महंगाई दर जो यूपीए के शासनकाल में तकरीबन 12% के आसपास हुआ करती थी, वो आज घट करके 5% है। तो इस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में, अब आप अगर बेसिक सा अंतर समझे, यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल में लगभग 69% की डीजल के केस में और 81% की पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की गई थी, और हमारी सरकार में 40 और 56 का यही रेशियो है। 2 लाख करोड़ रुपए का जो ईंधन ऋण इनके द्वारा लिया गया था, हमने उसको समाप्त किया है। तो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आधारभूत रूप से करने पर विश्वास रखती है। हम अगर कोई विषय रखते हैं तो इनके जैसे 50%, 100% ऐसे हवा में आंकड़े नहीं रख देते हैं। उसको कोई संस्था, कोई नीतिगत जो रिसर्च करते हैं, जिन लोगों के पास इन चीजों की प्रामाणिकता होती है, उसको तथ्यों को तर्कों की कसौटी से और तर्कों को तथ्यों की कसौटी से खरा उतरना चाहिए, और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विश्वास करता है। और इन 5 वर्षों में मोदी जी की गारंटी जो हमने जनता को दी थी, उसको पूर्ण करने के लिए हम कैसे के माध्यम से, धरने के माध्यम से अगर उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है जी, तो कांग्रेस के पास क्या अल्टरनेट बचता है, आप बताइए। अरे सरकार का रास्ता तैयार है, न्यायपालिका का रास्ता, भ्रष्टाचार में बात ही नहीं करना चाहती। जब इतना महत्वपूर्ण आज तो कांग्रेस के पास क्या रास्ता है, आप खुद बताइए। साल के लिए अब वो लड़ने की बात हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसे में तो समझ में ही नहीं आएगा शिवम जी कि कौन क्या कहना चाह रहा है। आप सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा। ऐसे में समझ में ही नहीं आएगा कौन क्या कुछ कहना चाह रहा है। उनकी बात तो सुनिए आप एटलीस्ट। जी आनंद जी, बात पूरी कीजिए आप अपनी, आपको भी मौका मिलेगा। आप बताइए, या तो इनसे बात कर लीजिए मैडम, इनको हटा दीजिए, इनको डिबेट से। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, आप अपनी बात रखिए। मैडम जितनी बार बात रखी उतनी बार डिस्टर्ब कर रहे हो। चलिए ठीक है,
बोलिए आप अपनी क्या बात ये जनता रखिए। का मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार जनता का मुद्दा नहीं है? युवाओं का भविष्य खराब हुआ ये मुद्दा जनता का नहीं है? तो हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। आप सुनिए ना, पहले हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद बजट दे दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले देश की जनता है या बजट है? देखिए, आप इनसे पूछिए। बिल्कुल जवाब दे देता हूँ मैडम। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देश की जनता का भविष्य पहले है या बजट पहले है? चलिए ठीक है, आंसर ले लिया, आप उनसे जवाब दे लेते हैं। मैं आपसे बताता हूँ ठीक है। कि प्रदेश की जी। जनता का भविष्य क्या विधानसभा में व्यवधान उत्पन्न करके यह सुरक्षित करना चाहते हैं, या प्रदेश की जनता का भविष्य सरकार की वित्तीय जो एक कार्य योजना है उससे निर्धारित होगा? पहला तो यह। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे डिबेट से हटाने की बात कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं होंगे, कैसे डिबेट में बैठे मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी पार्टी का अधिकृत यहाँ पे व्यक्ति हूँ, जो बैठा हूँ, विचार रख रहा हूँ। मैं आज मेरी पार्टी रख रही है, इनको इनकी पार्टी ने ऑथराइज तक नहीं कर रखा है, तो उस स्थिति में अब इन विषयों में जाना नहीं चाहता। जो महत्वपूर्ण चीज है, प्रदेश के व्यापक सरोकार से जुड़ा हुआ यह विषय है, उस पर हम सबको गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। यह इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार की ओछी और मर्यादा विहीन जो एक परंपरा कांग्रेस स्थापित कर रही है, लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। उनके पास अपना विरोध, अपना डिसेंट दर्ज कराने के अनेकों अवसर आए। विधानसभा अध्यक्ष जी ने मैंने बोला तो इतिहास में पहली बार 3.5 घंटे की चर्चा ध्यानाकर्षण पर किसी विषय में करवा दी गई, तो उनको तो पूरा सम्मान दे रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी। लगातार इस पूरी प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के विश्वास जी ने जवाब दिया, माननीय डिप्टी सीएम ने जवाब दिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस विषय में कई बार मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी, बहुत गंभीरता के साथ जांच कराने का विषय सामने आया। तो अब इस विषय को समाप्त करके प्रदेश के जो व्यापक सरोकार से जुड़े हुए विषय हैं उन पर बात करनी चाहिए। इसके पश्चात भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो न्यायपालिका के रास्ते हमेशा खुले हैं, मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप सड़कों का रास्ता अपनाइए। देखिए, सदन और सड़क अपनी दोनों की मर्यादाएं हैं, अपनी दोनों की एक कार्य करने की ताकत है। तो आप विपक्ष के नाते आप सड़कों पर नजर नहीं आते। जो आपको सड़क पर जाकर के धरना प्रदर्शन करना है वो आप विधानसभा परिसर के अंदर कर रहे हैं। अरे आपके 50 विधायकों में वरिष्ठ नेता आपके ज्यादातर अनुपस्थित हैं। कमलनाथ जी अगर इस विषय को गंभीरता से लेते तो कमलनाथ जी वहां पे उपस्थित रहते, अजय सिंह राहुल भैया लेते तो वह उपस्थित रहते। जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो विधानसभा की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को समझते हैं, वह इस प्रकार के बचकाने और ओछे कृत्य में अपने आप को संरक्षित या संलिप्त नहीं कर रहे हैं। यह पूरी तरीके से कांग्रेस को ही प्रदेश की जनता के सामने एक्सपोज कर रहा है। आप ही हैं कि आप भ्रष्टाचार को गोल घुमा फिरा के भ्रष्टाचार को दबा लेंगे। अरे तो बताओ ना भाई, 40 कॉलेजेस की मान्यता कैसे दे दी थी? वह आपके शासनकाल में दी गई। क्या प्रदेश का नागरिक जानना नहीं चाहेगा आपसे किस आधार पर दी? क्यों आज आपके बैठाए अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई? देखिए, प्रदेश में अपने आप में यह पूरी तरीके से स्पष्ट है। उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? अरे आपके कहने से इस्तीफा ले लें? प्रदेश की जनता ने उनको इतने अपने उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने निर्वाचित करके भेजा है। प्रदेश में लगातार हमारे सहकारिता के क्षेत्र में जिस विभाग के वह मंत्री हैं उसका कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में पूर्व में कोविड के संकट में जब आपने मध्य प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था को लचर स्थिति में छोड़ दिया था, उन्होंने मेडिकल काउंसिल में कभी, नर्सिंग काउंसिल में कभी डॉक्टर्स नहीं होते थे। विश्वास सारंग जी ने उसमें मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को नर्सिंग काउंसिल में रखा, उसकी पूरी एक समिति बनाई और उसके पश्चात पूरी न्यायप्रियता और निष्पक्षता के साथ उस व्यवस्था को संचालित किया। आपको हम उत्तरदायी नहीं, हमारा उत्तरदायित्व तो प्रदेश की जनता के प्रति है, विधानसभा में अध्यक्ष की आसंदी के प्रति है, और हमने पूरी तरीके से उसको इंश्योर किया। अध्यक्ष जी ने अगर उस पर चर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया तो हमने उस चर्चा में पूरी सारगर्भित रूप से एक एक तथ्य के साथ भाग लिया और वहां पे तमाम जवाब दे दिए। अब आपकी अब राजनीति की एक पूरी जो व्यवस्था है वो हम समझ सकते हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार दोनों की कुर्सी डामाडोल है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हुई है, 29-0 से जो सफाया हुआ है, 8% वोटों में कमी आई है, 214 सीटों पर आप विधानसभा की लोकसभा के चुनाव में पिछड़ते हुए नजर आए थे। तो प्रदेश की जनता ये तमाम चीजें देख रही है और आपको जवाब देने का काम करेगी। करने का अधिकार मिल गया, चुने हुए प्रतिनिधि को भ्रष्टाचार करने का अधिकार। अरे ये डकैती, मैंने उमंग सिंगार का वीडियो दिखाया, उस पर तो तुम बात नहीं कर रहे हो। अरे बताओ ना कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? बात क्यों नहीं कर रहे हो? उमंग सिंगार का जो मैंने वीडियो दिखाया उस पर जवाब दो ना। क्यों भाग रहे हो? डर क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? भगोड़े क्यों बन रहे हो? शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लीजिए ना। अभी तो अरे दिग्विजय सिंह से इस्तीफा लिया था तुमने, तुम्हारी सरकार थी तो। उमंग सिंगार एक सिटिंग मिनिस्टर, अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है। उसका बेटा आपकी कैबिनेट में मंत्री था, इस्तीफा लिया था। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नगरीय प्रशासन में घोटाला सामने आया, इस्तीफा लिया था। देश में न्यायपालिका है, कांग्रेस के टुच्चे सवालों पर इस्तीफे होने लगेंगे तो प्रदेश की शासन व्यवस्था नहीं चल पाएगी। चलिए ठीक है, आप
चलिए ठीक है आप संदीप, अगर नैतिकता की बात करते हैं तो चलिए ठीक है संदीप, आरोप प्रत्यारोप आपने भी सुना, क्या लगता है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये बजट? और देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार आमतौर पे कोई भी हो, चाहे भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की, वो जनता के हित के लिए ही लाया जाता है। और जो बजट अभी आया है वो कहीं न कहीं जनता के हित में ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी प्रकार का कर इस बजट में शामिल नहीं है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि लंबे समय से इस बजट की तैयारी चल रही थी और जिस प्रकार की बजट की उम्मीद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की जा रही थी, उसी प्रकार का यहाँ पर बजट ये आज जारी किया गया है। और इसके अलावा इस बजट के माध्यम से ये भी पता चला कि एक भी योजना, यानी कि जो पहले से तत्कालीन शिवराज सरकार से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, तो वो कोई भी योजनाएं बंद करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर गोवंशों को लेकर के ध्यान दिया गया है, करीब 2119 यहाँ पर गौशालाएं बनाने की बात कही गई हैं, उसके अलावा किसानों की बात कही गई है। तो एक बड़ी बात है यहाँ पर, सबसे जो रीढ़ होता है देश और प्रदेश की, जिसको अन्नदाता कहते हैं, तो किसानों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। तो फिलहाल जो बजट है तो और जो प्रदेश की माली हालत है, जो स्थितियां हैं, तो उसके हिसाब से इस बजट को एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, जैसे कि हमने देखा था कि बजट पेश होने के पहले उन्होंने ये कहा था कि जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बंद नहीं होंगी, जारी रहेंगी। इस बार कोई भी अलग से टैक्स नहीं भरा जाएगा। इस बात को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया है। महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, हर आदमी के लिए कुछ न कुछ इस बजट में देने का प्रयास किया गया है। जो स्थितियां वर्तमान में प्रदेश की हैं और उसके अलावा विकास की जो गति है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इस बजट में हैं। यहाँ पर एक और भी बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में करीब 40,000 से ऊपर वैकेंसियां निकालने की बात कही गई थी, यानी गवर्नमेंट नौकरियां निकालने की बात कही गई थी। तो उन सब चीज़ों का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो कहीं न कहीं बड़ी बात है अपने आप में कि बजट में सबको कहीं न कहीं समाहित करने का प्रयास किया गया है, सबको कुछ न कुछ देने की बात कही गई है, जो ये दिखता है, दर्शाता है कि काफ़ी अध्ययन के बाद ये बजट तैयार किया गया है। तो फिलहाल प्रदेश सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब ये बजट जनता के सामने है और इसके बाद ये बजट किस प्रकार से जब धरातल में उतरेगा, लागू हो जाएगा, तो किस प्रकार से लोगों के पास ये बजट का फायदा पहुंचेगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। जी ये भी देखा कि इस बीच यहाँ पर घोटालेबाजी का भी आरोप लगता हुआ नजर आया। बिल्कुल, देखिए, घोटाला अगर आरोप लगा है तो कहीं न कहते हैं, जो देसी कहावत है कि अगर धुआं उड़ा है तो कहीं न कहीं आग तो लगी होगी। और इस बात में अभी तक अगर सही तरीके से कहें तो सरकार भी कहीं न कहीं सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि समय उन्होंने गलत चुना है, 2 दिन का समय भी पहले सही था, फिर उसके बाद भी अभी सदन कल से भी लगेगा तो फिर से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन 1-1.5 घंटे ठीक है, यहाँ पर ये कोई शक नहीं है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी जनता के हित की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो बजट है वो भी जनता के ही हित का होता है। तो फिलहाल आप 1 घंटे शांत रहते, उसके बाद अगले दिन से आप अपनी बातें रख सकते थे, विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर घोटालों के नाम पे या विरोध प्रदर्शन किया गया, गर्भगृह में कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए, तो वो बजट के दौरान कहीं न कहीं गलत कहा जा सकता है। और
उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि जब प्रदेश की जनता का बजट जनता के सामने पेश किया जा रहा है तो इस वक्त आप शांत रहिए, उसके बाद आपको जो करना है तो वो करते रहिए। चलिए ठीक है आनंद जी, यहाँ पर जैसे कि आपने भी सुना कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि युवाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा गया। कांग्रेस को आखिर कहाँ दिक्कत हो रही है? हेलो आनंद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, देखिए घोषणा करना और इंप्लीमेंट करना दोनों में बहुत फर्क है। अगर ये पहले से सब चीजें पिछले 20 साल के जो नोटिफिकेशन में बजट में इन्होंने बीजेपी ने दी, तो फिर इतना कर्जा लेना क्यों पड़ा? प्रति व्यक्ति कर्जा क्यों बढ़ा? आज जो जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन आप ले रहे हैं वो लोड तो जनता पे ही है, तो आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? आप सीधी सीधा जनता को क्या राहत दी आपने वो बताइए। वो तो बताते नहीं है, सिर्फ बातों को घुमाते हैं गोल 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 गोल, उससे कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली पे जनता को ही करना है जो। लेकिन आज का जो बजट है वो कहीं ना कहीं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ना, तो फिर आखिर क्यों दिक्कत हो रही है? पहुंचता नहीं है ना जी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है ना बजट। इतने घोटाले मैंने आपको गिनाया है, 50,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ का नर्सिंग घोटाला। तो ये पैसा जो जनता का जेब से निकल के गया वो किसके गया है? बीजेपी के नेताओं में गया है जेब में। तो ये पैसे को अगर बीजेपी बचा सकती तो ये शायद प्रोविजन नहीं करना पड़ता। भ्रष्टाचार नैतिकता की बात करने वाली सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी, बाजीगर पार्टी, आंकड़ों की बाजीगरी करके घुमा के लोगों को गुमराह करना है। अरे आपको सीधा राहत देनी थी तो आपको डीजल पे, पेट्रोल पे, जीएसटी पे, एक्साइज पे जो आपके अधिकार में उसमें आप कम करते ना, वो तो कुछ किए ही नहीं आपने। रोजगार की अगर हम बात करें जी, रोजगार इस कहीं ना कहीं इस बजट में रोजगार को भी ध्यान में रखा गया है। अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस आरोप लगाती है कि आज के युवा जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। युवा इंजीनियर बन के निकलते हैं जी, ठीक है, तो 10 लाख का प्रोविजन है क्या एमपी गवर्नमेंट के पास? जी नहीं है, ये आपको भी मालूम है। तो फिर ये आंकड़े कुछ भी दें, बेरोजगारी तो लोग बढ़ ही रही है। हर साल 10 लाख इंजीनियर पढ़ के निकलते हैं। तो सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, बाकी कोर्सेस में कितने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और कितनों को जॉब मिला है, ये तो एक व्यवहारिक तौर पे अपन देख सकते हैं। अब आंकड़े मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की बाजीगरी करती है, बाकी एक्चुअल में फेल है। अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी की चलाई सारी योजनाएं जो हैं वो बंद हो जाएंगी चुनाव होते ही, लेकिन हमने देखा कि इसके पहले जब जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया उसके पहले उन्होंने कहा कि सरकार की कोई भी योजना जो है वो बंद नहीं होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, कर्जा लेके आप कितना भी लेके बांटे जी, ये तो चूंकि कांग्रेस ने प्रश्न उठाया कि भाई इतने पैसे आप कहां से लाओगे, तो इन्होंने प्रेस्टीज इशू बना के कर्जे ही लिया ना। सरकार का इनकम सोर्स क्या है? अभी भी आपने कितना करोड़ का बजट लिया मोहन यादव जी ने जी, तो आप लेते जाइए कर्जा और लोगों को बांटते जाइए। तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट की क्या उपलब्धि है? अरे मैं कोई एक लेमैन को भी आप बिठाएंगे, कर्जा लेके उसको बांटना है तो वो बांट देगा। आप बैलेंस कहां कर पा रहे हैं प्रदेश की इकोनॉमी को? वहां तो फेल्यूर है। आखिरी में पेमेंट जो करना है वो जनता को करना है। इस बारे में बीजेपी का कोई सोच नहीं, ये हमारा आरोप है। चलिए ठीक है। विधानसभा से सहयोगी लगातार संदीप हमारे साथ लाइव बने हुए। संदीप, क्या माहौल नजर आया? फिलहाल ताजा अपडेट क्या सामने आया? देखिए, बजट भाषण समाप्त हो चुका है और अब हाल ही में अब कुछ देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो विस्तार से बताएंगे किस विभाग को किस प्रकार से सुविधाएं दी गई है, किस विभाग को कितनी राशि दी गई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो जो प्रदेश का विकास है, क्योंकि वहाँ पर एक खाका तैयार किया गया था जो, तो उसको एक तरफ से पूरा पढ़ दिया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, लेकिन अब प्रेस वार्ता करके मीडिया के माध्यम
माध्यम से वित्त मंत्री और उनके साथ जो संबंधित विभाग के अधिकारी है, वित्त विभाग के, वो अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और एक एक बारीकियों पर वो बात करेंगे, कहां पर किस प्रकार से कैसे लाभ होगा। जिस प्रकार से जैसे अगर हम गोवंश की हमने बात कही, उसके अलावा जो युवाओं की भर्ती की बात कही गई है, तो अलग अलग सब चीज़ों को अब यहाँ पर विस्तार पूर्वक वो बताएंगे। उसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि ये बजट जनता के हित में नहीं है, कहीं न कहीं पुराने बजट को ही यहाँ सामने एक बार फिर से रख दिया गया है, फिर से कॉपी करके। तो फिलहाल यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। संदीप, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक और कांग्रेस का कहना है कि जनता का सोचते हुए कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जनता के हित के लिए कहीं ना कहीं ये बजट सही नहीं है। और देखिए, जनता के हित की अगर हम बात करें तो जनता के हित की बात कांग्रेस भी करती है, जनता के हित की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है। दोनों ही पार्टियां जनता के हित की बात करके ही प्रदेश और देश में कहीं न कहीं कायम है। ये बात और है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर यहाँ पर एक और भी बात है कि अगर आप जनता के हित की बात कर रहे हैं तो आप एक घंटे के लिए आप सदन में भी चुप रह सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार से अगर कुछ भी हो, कैसा भी आपकी नज़र में, वो बजट खराब हो सकता है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। लेकिन जब बजट प्रदेश की जनता का सदन में पेश किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो आपको ये अधिकार है कि आपको वहां पर 1 घंटे शांत रहना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता भी सुन पाए और फिर उसके बाद आप वहां पर कमियां निकाल सकें, बाद में उस पर टिप्पणियां कर सकें। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर देखने को मिला सदन में, हमने पिछले बजट में भी देखा था कि जब वित्त मंत्री तत्कालीन शिवराज सरकार में भाषण पढ़ रहे थे, बजट भाषण, तब भी कांग्रेस पार्टी ने ठीक इसी प्रकार से किया था। पूरे बजट के दौरान हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया सदन के अंदर, और ठीक उसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उमंग सिंघार के नेतृत्व में की है। तो फिलहाल अच्छा और बुरा कहना ये पक्ष और विपक्ष का काम है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ घटनाक्रम घटा है वो ठीक नहीं कहा जा सकता। जी चलिए, ठीक है। आनंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर अब से थोड़ी देर बजट तो पेश हो चुका है, कांग्रेस जो है वो संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है, जनता के हित के लिए ये बजट पेश हुआ? नहीं, जनता के हित में नहीं है बजट। जी, क्यों? एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि राहत इन्होंने कहीं नहीं दी है जनता को, सिर्फ घोषणाएं की है। तो घोषणाओं से कुछ नहीं होता है, आम पब्लिक को राहत चाहिए, वो प्रदेश की सरकार ने नहीं दी किसी भी हेड में। संदीप, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देखते हम आरोप लगा रही है कि हमेशा सिर्फ बीजेपी घोषणा करती है, लेकिन धरातल पर वो तस्वीरें जो है वो सामने नहीं आती है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये कोई भी पार्टी हो, घोषणा कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारी की थी। ये बात और है कि कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर आप देखें लाडली बहना जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की और फिर उसको दिया भी, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत 1500 रुपए देने की घोषणा की। तो घोषणाएं तो बहुत सारी की। उसके अलावा 2019 में बात करें तो किसान ऋण माफी की बात कही गई, बात 10 दिन की थी। कांग्रेस पार्टी आज भले बहुत सारी बात करे, ऋण माफी हुई भी, ऐसा नहीं है कि ऋण माफी नहीं हुई, लेकिन 10 दिन की बात कही गई थी। 10 दिन में तो जरूर ऋण माफी नहीं हुई। तो घोषणाएं सभी करते हैं, उसका इंप्लीमेंट किस प्रकार से होता है ये तो आगे चल करके वक्त में पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जिस प्रकार से घोषणाएं कर रही है तो उसकी भी रफ्तार एक थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आंशिक थोड़ा सा लोगों को मिल तो रहा है, क्योंकि सरकार तो खैर उन्हीं की है। और देखिए, बजट में जो हमारी मांगे थी और विशेषकर जो भाजपा के वादे थे, भाजपा का ही वादा था कि लाडली बहना की राशि हर महीने 3000 रुपए की जाएगी, वो नहीं हुई। उसमें फिर भाजपा का वादा था कि किसानों की गेहूं खरीदी 2700 के रेट पर की जाएगी, वो भी, उसका भी उल्लेख नहीं किया गया। उनने वादा किया था कि धान खरीदी 3100 के रेट पर की जाएगी, वो भी नहीं हुई, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है बजट में। इसीलिए हम इस बजट का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं बीजेपी ने कहा कि 3000 रुपए तक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है।
बिल्कुल, देखिए 3000 का जो वादा किया था वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। उन्होंने पहले 1000 रुपये देने की बात कही, फिर उसके बाद 1250 रुपये कहा देने लगे, और फिर ये भी कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो 3000 रुपये तक करेंगे। हालांकि उन्होंने कोई तारीख की घोषणा नहीं की थी कि वो 3000 रुपये कब तक देंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे पास जैसे ही बजट बनता चला जाएगा तो वो राशि बढ़ाते चले जाएंगे और वो राशि 3000 रुपये तक की जाएगी। तो आज अभी भी प्रदेश की जो मोहन सरकार है उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि वो 3000 रुपये नहीं देंगे। 1250 रुपये फिलहाल दे रहे हैं, और हो सकता है कि क्योंकि अभी 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त बचा है प्रदेश की मोहन सरकार को, तो हो सकता है कि भविष्य में अपने इस वादे को, वचन को पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ पर यह भी बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की थी और योजना शुरू की थी, लेकिन घोषणा में और योजना में अंतर होता है। योजना शुरू की, वो योजना बंद नहीं हुई है। अब उनकी घोषणा को आगे चल करके पूरा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, या पूरा करेंगे या नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो योजनाएं थी वो कोई भी योजनाएं बंद नहीं हुई हैं, वो सारी योजनाएं चल रही हैं किसी भी तरह से, चाहे वो सरकार की कोई भी स्थितियां रही हो, लेकिन वो सारी योजनाएं लगातार संचालित होती चली जा रही हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता 4.5 साल बाकी हैं, अभी जो घोषणा रह गई है बीजेपी की ओर से वो इन 4.5 साल के अंदर हो सकती है पूरी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपका वापस रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ विधानसभा से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं दुर्गेश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट सामने आया है? आरोप प्रत्यारोप हमको सुनने मिले, देखने को मिले, क्या कुछ माहौल अभी नजर आ रहा है? वहां का बजट पेश हो चुका है दुर्गेश। बिल्कुल काजल, मैं इस वक्त विधानसभा के गेट पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब जो नेता और विधायक हैं उनका निकलने का सिलसिला जारी है, और तमाम तरह के जो नेता और मंत्री हैं, तमाम जिस तरीके से मौजूदा सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है उसको लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से काफ़ी विरोध और हंगामा करते हुए देखा गया है। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अगर बात की जाए मौजूदा बजट की तो इसका मौजूदा बजट का जरूर यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आए हैं। और अगर जिस तरीके से यहाँ अगर बात की जाए तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरीके से विपक्ष के द्वारा कितना हंगामा, जोरदार हंगामा किया गया सदन के अंदर, और जो बजट पेश किया गया है उसका विरोध करते हुए नजर आए। वहीं पर अगर बात की जाए सरकार की बात की जाए तो यहाँ की सरकार की तरफ से जो राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके का यह बजट रहा है और कितना विपक्ष की तरफ से जितना हंगामा किया गया है। यहाँ पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौजूद हैं, और तस्वीर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बजट है वो बजट को लेकर विपक्ष के द्वारा काफी हंगामा किया गया सदन में। क्या लगता है तस्वीर जो निकला? देखिए, कांग्रेस का काम है हंगामा करना, इसलिए वो हंगामा कर रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत हुआ। 3,65,000 करोड़ रुपए का ये बजट मध्य प्रदेश के लिए जनहितैषी है, जन कल्याणकारी और विकास कार्यों को समर्पित है। सर, किस तरीके से अन्य योजनाओं को अगर देखा जाए तो योजनाओं को लेकर जिस तरीके से दावे वादे किए जा रहे थे, उन योजनाओं का क्या क्रियान्वयन में किस तरीके से बजट? देखिए, पिछली जितनी भी योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको किसी को भी ना बदला गया है ना बंद किया गया है, बल्कि नई योजनाओं की और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है और सभी विभागों के बजट में वृद्धि हुई है। तो मैं समझता हूं कि अद्भुत बजट है जो मध्य प्रदेश की जनता का। पक्ष बोल रहा है सिर्फ आंकड़ों का बजट है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का तो काम है कहना, करना चाहिए। ये अद्भुत बजट है जिसमें एक भी कर नहीं बढ़ाया गया, एक भी कर में वृद्धि नहीं की है। ऐसा अद्भुत बजट डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ, और ये कांग्रेस का जो रवैया है इतना गैर जिम्मेदार ना है। मैं समझता हूँ ना जनता के विकास, जनता के हित के लिए समर्पित है, न प्रदेश के विकास के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का जो दावा है यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अभी बजट पेश किया गया है वह बजट जनता के हितों को लेकर ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। यहाँ तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं राकेश सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लोक निर्माण मंत्री हैं। उनसे जान लेते हैं कि यह बजट जो है जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा जो हंगामा किया गया है उसका किस तरीके से क्या वजह थी विपक्ष के द्वारा?
हंगामा की। और तस्वीरों में जो राकेश सिंह को देख सकते हैं, राकेश तो यहाँ पर मंत्री भी मौजूद हैं, उनसे आज मध्य प्रदेश विधानसभा का ऐतिहासिक दिन है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का बजट हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है उसको प्रतिपादित किया। हर एक क्षेत्र में विकास हो, कल्याण हो, क्या युवा, क्या महिला, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या शहर, क्या गांव, क्या खेत, क्या खलियान, हर जगह विकास और कल्याण की बात को स्थापित करने वाला ये बजट है। पर कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। कल दिन भर चर्चा चली, एक एक बिंदु का जवाब दिया, मैंने भी दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी दिया, पर वो क्योंकि गुब्बारे की हवा निकल गई, मामला टाइम फिस हो गया, तो अब अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह का हंगामा करना। पर हंगामा किस दिन करना? जब लाखों युवाओं के कल्याण का बजट प्रस्तुत हो रहा है, जब हजारों लाखों महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का बजट प्रस्तुत हो रहा है, जब शहर और गांव के विकास का बजट प्रस्तुत हो रहा है, तो क्या वो नहीं चाहते कि इस प्रदेश में विकास हो? ध्यान आकर्षण था, चर्चा नहीं हुई उसमें, नरसिंह घोटाले पे आज पूरी तो चर्चा हुई, और क्या चाहिए? कल क्या हुआ? पूरे दिन चर्चा हुई। सर, बजट को लेकर जिस तरीके से किस तरह से देखते हैं आप? जो बजट आज जो बजट आया है वो मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य का बजट है। नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा है उसको स्थापित करने वाला बजट है। और निश्चित रूप से ये बजट डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की विकासशील और कल्याणकारी नीतियों को स्थापित करने वाला है। हंगामे वाली राजनीति कर रही है। ये बजट गांव के विकास का, शहर के विकास का, खेत के विकास का, खलियान के विकास का, युवा के कल्याण का, महिला के कल्याण का, मजदूर के कल्याण का, किसान के कल्याण का बजट था। और इस तरह अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस ने ये हंगामा किया है। इससे ये स्थापित तो होता ही है कि कांग्रेस केवल और केवल मुद्दा विहीन राजनीति करती है, लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं है। जिस सदन में लाखों युवाओं के कल्याण, लाखों महिलाओं के कल्याण की बात हो रही है, वहां हंगामा करना, और उस विषय पर जिसमें आपकी टाई फिस हो गई। कल 17 विधायकों ने जो बातें की कांग्रेस की, उसका बिंदुवार मैंने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया, परंतु कांग्रेस को तो नेतागिरी करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर विश्वास सारंग ने पक्ष रखा है मौजूदा सरकार का, जिनका यह मानना है कि जो